नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डिस्कस किया था, आइए समझते हैं क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है हमारा, कोई एक प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है या कोई एक सब्सटेंस है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं हमारी, जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक गैसेज N2, O2, CO2, नियॉन, हीलियम और नियॉन। तो ये जो सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ये जब इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। क्या फॉर्मेशन करती हैं? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सब्सटेंस ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाए, तो होता क्या है, ये नया सब्सटेंस जो बना है वो हमारे लिए क्या रहता है, हार्मफुल रहता है। क्या रहता है? हार्मफुल। तो इस केस में हमारा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि सपोज करिए एक एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन, तो ये वाला एग्जांपल काफी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये हम अपने घर में या डेली लाइफ में जरूर इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें होता क्या है, जो आयरन होता है, आयरन के कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे कि आयरन का कोई टूल हो, आयरन का कोई बड़ा सा टेबल हो, या फिर आयरन का कोई वॉल हो, या आयरन का डोर हो, उसको जब भी हम एक्सपोजर खुले एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डिपोजिशन हो जाता है। और ऑक्सीजन जब भी डिपोजिट हो जाता है उस पर, ये बना लेता है Fe3O2। क्या बन जाता है? Fe3O2। और Fe3O2 का ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इसलिए आप पूछेंगे सर हार्मफुल क्या था? हार्मफुल ये था कि जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं किया था, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं किया था, उससे पहले ये स्ट्रांग था। क्या था? स्ट्रांग था। और उसके साथ साथ ये हैवी था। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तब ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, उसके साथ साथ डल हो जाता है। ठीक, तो हमें ऐसे एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है जो स्ट्रांग हो, हैवी हो, क्योंकि जब वो स्ट्रांग रहेंगे, हैवी रहेंगे, तो हमारे डेली यूज में वो आ सकते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और जब वो वीक हो जाएंगे तो हमारे डेली लाइफ में उनका कोई यूज नहीं रहेगा। तो ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है ये? हार्मफुल इफेक्ट। तो पहला एक्सरसाइज जो कोरोजन का था उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम आइए डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी को। हाँ, तो डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है, जब भी हमारे घर में हमारी मम्मी या किसी भी फूड को क्या करती हैं, छोड़ देती हैं ओपन एयर में,
तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, वो फूड जो होता है एक बैड स्मेल देता है हमें। वो जो बैड स्मेल आता है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, समझते हैं इसे। जैसे कि क्या होता है, जब हम कोई भी फूड आइटम को, इसको फूड आइटम कोई भी है, सपोज करो पोटैटो चिप्स है, पोटैटो चिप्स। तो ये पोटैटो चिप्स जब भी एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाता है, एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाता है, तो जो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है या ऑक्सीजन रहता है, वो क्या करता है, इससे कांटेक्ट में आता है, इसके फूड आइटम के कांटेक्ट में आ जाता है। तो क्या होता है कि ये फूड आइटम के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये ऑक्सीजन, और जब भी ये ऑक्सीजन फूड आइटम के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये फूड आइटम क्या करता है कि स्मेल देता है, एक ऑर्डर देता है, एक फॉल स्मेल देता है। उसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है। कुछ टाइम बाद ये चिप्स है, मान लीजिए चिप्स का एक डायग्राम बना दें। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब इनके सरफेसेस पे क्या ये जुड़ जाते हैं, इनके सरफेसेस पे जब ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे ये क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है इनके सरफेस पे जुड़ गया है, अब ये जुड़ रहा है। तो जब ये जुड़ जाते हैं तो होता क्या है, एक तो पहले तो मॉइस्ट हो जाते हैं, मतलब जो क्रंची पोटैटो को चिप्स रहता है अब वो कैसा हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, और उसका जो टेस्ट भी होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो टेस्ट क्या हो जाता है, टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ फॉल्स स्मेल भी आता है। क्या आता है, फॉल्स स्मेल। तो फॉल्स स्मेल और टेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो टेस्ट भी चेंज हो गया, स्मेल भी चेंज हो गया, तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कैसे हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए दो मेथड है। पहला कि घर में मम्मी क्या करती है, एयर टाइट कंटेनर यूज करती है, एयर टाइट कंटेनर। तो क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर घर में लोग यूज करते हैं। इसमें होता है क्या है कि जो ये एक ऐसा जार लेते हैं, जार, और उस जार में क्या करते हैं, फूड आइटम को स्टोर कर देते हैं, फूड आइटम को क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। और मम्मी बोलती भी है, क्या कहती हैं कि ढक्कन को मजबूती से बंद करना, ढक्कन को क्या करना, बहुत टाइटली बंद करना। जब आप ढक्कन को टाइटली बंद करेंगे, जैसे कि अगर ये है, सपोज करिए ये हमारा जार है, ठीक है, एक जार है, इसके अंदर क्या रखा गया है, इसके अंदर एक कपूर रखा गया है। क्या है, कपूर। इसकी ये कपूर है। तो इसको क्या क्या कर दिया गया, इस एयर टाइट जार के अंदर या एयर टाइट बॉटल के अंदर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जो कपूर हैं, कैम्फर, ये कैम्फर जो हो जाएंगे, ये एयर में क्या करेंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे। ठीक है, वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया गया है। एयर टाइट कंटेनर, ये एयर टाइट है। एयर टाइट का मतलब इसके अंदर एयर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एयर टाइट कंटेनर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और रेंसिडिटी क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी यही है कि फूड आइटम का जो चेंज है, रेंसिडिटी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज इन विच फूड आइटम, इन विच फूड आइटम गेट स्पॉइल, खराब हो जाते हैं, स्पॉइल्ड
और अनईटेबल फूड आइटम जो होते हैं वो या तो खराब हो जाते हैं वो या अनईटेबल होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण। तो इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो जब भी ऑक्सीडेशन के कारण फूड आइटम हमारे खराब हो जाएं या फिर स्पॉइल हो जाएं, ऐसे केमिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसके साथ साथ कोरोजन आपको समझ में आ गया होगा। कोरोजन का एक्टिविटी जनरली आपको आयरन में देखने को मिलेगा, कॉपर में देखने को मिलेगा, लेड में आपको ये सिल्वर, गोल्ड, जो मम्मी सिल्वर पहनती हैं, गोल्ड पहनती हैं, उनमें भी क्या होता है, उनके कलर डल हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एक्सपोजर इन एयर। एयर के एक्सपोजर में जब वो आते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। ये केसेस आप भी नोटिस करते होंगे अपने घर में, ठीक है। तो आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दिया गया है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कितने टाइप के होते हैं इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं सबसे पहले। हाँ तो भैया अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो अब तक केमिकल चेंज क्या है ये तो समझ ही लिया होगा कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज को समझ लिया होगा। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब तक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में बदलाव आए, कलर में, गैसेस इवॉल्व हो, कोई स्टेट चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर बदल रहा हो, जब भी ये सारे केसेस होंगे तब हम उनको बोलेंगे केमिकल चेंज। यहाँ पर अब पॉइंट है कि हम लोग केमिकल चेंज के टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सारे टॉपिक पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये है पॉइंट्स। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो इसमें सिंपल है, पहला आपको एग्जांपल दिए, 1 से 2 एग्जांपल दिए जाएंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको डिफिनीशन समझाया जाएगा। उसके बाद 1-2 एक्सपेरिमेंट आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको याद रहे उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बार बार रिवीजन करें। क्या करें, उसका बार बार रिवीजन करें, अदरवाइज वो आपको भूल जाएगा। चलिए तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल सा इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि सब्सटेंस क्या करते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, काफी कॉमन एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन का, कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है
और एक एलिमेंट ये है। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ये कोई कंपाउंड भी हो सकता है, अभी एलिमेंट है। तो जब ये जुड़ेंगे, जुड़ के क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तब ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वैसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसको नोट करिए। हाँ, अब दूसरे एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को मिलाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब भी हम वाटर को मिलाएंगे, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, प्लस उसके साथ कुछ हीट भी निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट। ठीक, उसमें भी यही सेम चीज हो रहा है। ये हमारा एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, और ये भी हमारा एक कंपाउंड है। तो यहाँ कंपाउंड से कंपाउंड मिलके हमें एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप नोट करिए, हम इरेज करेंगे। उसके साथ कुछ दो चार एग्जांपल और एनसीईआरटी डिस्कस करता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसी बीच एनसीईआरटी क्या डिस्कस करता है, पहला। तब अब तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल का नाम है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल में होता क्या है, कार्बन रहता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन गैस के साथ होता है, तब ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ठीक, चौथा एग्जाम्पल है जब H2O का मॉलिक्यूल, ये भी गैस है, जब O2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तब ये फॉर्म करते हैं वाटर कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये सिंपल सा यही है, ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल सा इसका एक अगर डिफिनीशन है, क्या है, when two or more substance, ठीक है, सब्सटेंस मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब्सटेंस। when two or more substance, और ये सब्सटेंस जो है कंपाउंड भी हो सकते हैं, और एलिमेंट भी हो सकते हैं।
ठीक। when two or more substance react and formed a single product, form a single product, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इस टॉपिक को यही हम कंप्लीट करते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी में जो छोटा सा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है जब भी फेरस सल्फेट, क्या है? फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, जब भी हम फेरस सल्फेट को क्या करेंगे? हीट, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस डाइसल्फाइड गैस प्लस ट्राइसल्फाइड गैस, ये हमें इसमें मिलेगा। डाइसल्फाइड गैस और ट्राइसल्फाइड गैस मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ? जो फेरस सल्फेट था, ये हीट हुआ तो हमें क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला। क्या मिला? ये फेरिक ऑक्साइड मिला। उसके साथ साथ ये दो गैस हमें मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तीसरा, इसमें क्या है? जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो इसमें हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस CO2 गैस, ये हमें इसमें मिलता है। ओके। तो ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या? एक सिंगल कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड है। ये सिंगल कंपाउंड को जब हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये क्या करता है? दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। दो से ज्यादा, दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जब एक सिंगल कंपाउंड सिंगल सब्सटेंस रिएक्ट करे और हमें कितने प्रोडक्ट दे? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे। दो या दो से ज्यादा, यहाँ पर कितने? यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 हैं। तो यहाँ क्या करें? सारे 2 से ज्यादा हैं। तो जब भी ऐसा हमें प्रोडक्ट मिले, यहाँ पर सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में हो और प्रोडक्ट साइड में हमें 2 से ज्यादा सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट मिले, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कहलाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात या पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी डिस्कस करता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। एनसीईआरटी पहले कहता है कि जो ये फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर का होता है, और जब ये ग्रीन कलर का होता है, कुछ समय बाद जब इसे हीट करते हैं, जब ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, कलर
चेंज हो जाता है, कलर चेंज। कलर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि उसका एक रीजन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा था कि यहाँ पर जो सब्सटेंस था ग्रीन कलर का वो था फेरस सल्फेट, यहाँ पर आपको फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो कलर चेंज हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, PbNO3, इसमें क्या होता है, जो ये NO2 होता है ब्राउन फ्यूम देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CBSE में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये कैसा देता है, ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम का मतलब है जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा टेस्ट ट्यूब से तो ब्राउन कलर का फ्लेम देता है। तो ब्राउन कलर का फ्लेम हमें बताता है कि NO2 गैस निकला है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं अब। चलिए, हाँ, तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर का हाइड्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें भी हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक सेटअप बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। उसमें होता क्या है, एक कंपोनेंट, एक कंपाउंड या मग होता है, मग। ऐसे आपके घर में एक मग होगा, मग, जिसमें एक पकड़ने के लिए एक वो रहता है, पकड़ने के लिए हैंडल रहेगा। ठीक, इस मग को नीचे के साइड से थोड़ा हम क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, नीचे में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और यहाँ पर लगा देंगे रबर। क्या लगाएंगे, रबर का एक सेटअप। ये रबर का सेटअप इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें हम इलेक्ट्रोड को क्या कर सकें, घुसा सकें, इलेक्ट्रोड इसमें क्या करें, घुसा सकें। अब इसमें क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये रहा कॉपर इलेक्ट्रोड। ये है इलेक्ट्रोड, सॉरी, तो इलेक्ट्रोड लग गया। इलेक्ट्रोड है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या करता है, करंट सप्लाई फैलाता है वाटर में। इलेक्ट्रोड एक मेटल है, मेटल का एक बार, इस मेटल के बार को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोड है। इसको रबर के साथ क्या कर दिया गया, ऐसे फिट कर दिया गया है, तो ये इलेक्ट्रोड है। ठीक, इलेक्ट्रोड। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड आ ही गया हमारा। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से। ये वायर से कनेक्ट कर दिए, और इसको भी एक वायर से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा की लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और इसको ज्वाइन कर देते हैं एक बैटरी से। 6 वोल्ट की एक बैटरी है, और इसको कनेक्ट कर दिए। उसके साथ अब क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लगाते हैं इनके ऊपर, और एक टेस्ट ट्यूब इनके ऊपर। ये रहा टेस्ट ट्यूब। ठीक, तो ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया गया है, और इसमें क्या किया, बहुत सारा वाटर फिल कर दिया गया है। वाटर को क्या कर दिया गया, फिल कर दिया गया है, और इसका नाम बैटरी है। इसको आप पता ही है, बैटरी है ये मग है। अब होगा क्या, जब हम इसमें करंट को दौड़ाएंगे, किसको दौड़ाएंगे, करंट। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स यहाँ फॉर्म होंगे। इलेक्ट्रोड के ऊपर छोटे छोटे क्या फॉर्म होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे।
तो इलेक्ट्रोड, जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। जब हम करंट को फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो वाटर क्या करता है, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म करता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर क्या, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक, ये बबल्स क्या है, ये बबल्स बेसिकली क्या है, H2O का गैस है और ये O2 का गैस है। ठीक, तो एनसीईआरटी कहता है इसमें ज्यादा कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा फॉर्म होता है। ठीक, क्यों ज्यादा फॉर्म होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आयंस ज्यादा टूटते हैं। इसमें होता क्या है, हमने जो सॉल्यूशन लिया था, वाटर लिया था, और जब वाटर लिया तो वाटर जो है वो ब्रेक हो गया H2 गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। कब, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर करंट को जब हमने फ्लो कराया, तो हुआ क्या, जब हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया, तो वाटर जो है ब्रेक होके वो H2 और O2 का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें यही दिख रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है, दो सब्सटेंस दे रहा है। तो ऐसा रिएक्शन क्या रहेगा, ऐसा रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। उसमें हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, इसमें हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस कम मिलता है। और ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। तो उसको रेस करते हैं। अभी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। जो ये लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल में क्या होता है, एक सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको ऐसे चाइना डिस्क में रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को। तो ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। और इस सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो जब सनलाइट इसके ऊपर क्या हो रहा है, एंटर पड़ रहा है, गिर रहा है, सनलाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है। तो जब भी सनलाइट इसके ऊपर गिरता है, तो जो ये AgCl है, ये तुरंत इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अभी इनिशियल में उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ा, अब उसका कलर जो होता है वो ग्रेइश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो AgCl होता है वो Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, Ag प्लस Cl2 में वो ब्रेक हो जाता है। तो AgCl का कंपाउंड अब Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाने के कारण उसका जो कलर व्हाइट था वो कैसा हो जाता है, ग्रेइश कलर का हो जाता है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है AgBr का। उसमें होता है क्या है, AgBr में जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है तो Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। Ag प्लस Br2 में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात क्या था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसको डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिना इरेज करे समझते हैं। हुआ क्या, जब हमने पहला एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने FeSO4 को लिया था, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को लिया था, तीसरे वाले एग्जाम्पल में जब हमने PbNO3
टेकन ट्वाइस, पीबी इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट लिया था। इन सारे केसेस में हम उनको क्या करते थे, हीट प्रोवाइड कराते थे रिएक्शन के लिए। हम क्या करते थे, इनको हीट करते थे तब ये प्रोडक्ट देते थे। लेकिन फिर जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, बाहर से क्या प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और जब हमने AgCl और AgBr का रिएक्शन देखा, AgCl और AgBr का रिएक्शन देखा, यहाँ पर क्या हो रहा था, सनलाइट बाहर से दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था, सनलाइट जो है वो बाहर से दिया जा रहा था। तो जब भी हम बाहर से हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी आपका एक रिएक्शन या फिर मान लीजिए 2 रिएक्शन बचे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एक के बाद एक समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी शुरुआत नई है। सबसे पहले हमने इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। व्यूज अभी कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। लेकिन हाँ, कि हमने शुरुआत किया है, पहला वीडियो अपलोड हुआ है, फिर हमने केमिकल रिएक्शन के पूरे सीक्वेंस वाइज वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ क्लास 10th का सिलेबस हम यूट्यूब पर कंप्लीट कराएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर रहे होंगे, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व किया जाएगा और PYQ को उसमें हम अच्छे से थॉरोली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियोस को उनको क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए और वो अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करें CBSE बोर्ड्स में। ठीक है, आज के लिए समाप्त करेंगे वीडियो को यहीं पर। आपका दिन अच्छा हो।